गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं एस की स्टडी में करंट अफेयर। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन बातों से अवगत कराया जाए या मतलब कि सूचित किया जाए कि स्टूडेंट आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस चक्कर में वीडियो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। प्लीज़ आपका अपना सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अपने दोस्तों को इतना शेयर कीजिए कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको नहीं देखना मत देखिए, कम से कम दूसरे दोस्तों को या अपने रिलेटिव या जिसको भेजना हो उसको भेजिए, कम से कम परेशानी करने के लिए भेज दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को उठने में मेरी मदद कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत आभार होगा, बहुत बहुत शुक्रिया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम यही चाहते हैं कि हमारी वीडियो उठे और उन बच्चों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स सिर्फ आप ही हमारी इसमें मदद कर सकते हो। किसी की मदद करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम क्या करते हैं, आज की करंट पर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शशांत और मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ ही पहला पॉइंट क्या है, ठीक है। अब देखिए भारत के गर्व वाली बात आएगी इस पॉइंट में, जो भी हम बताएंगे तो उसमें भारत के गर्व वाली बात है। देखिए सिंगापुर ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख को मेधावी सेवा पदक प्रदान किया। क्या कहेंगे, सिंगापुर ने भारत के पूर्व नौसेना के प्रमुख को कौन सा मेधावी सेवा पदक क्या किया, प्रदान किया। किसी दूसरे देश से अपने देश के लिए एक पदक पाना एक बहुत गर्व की क्या होती है, बात होती है उस व्यक्ति के लिए कि उसने अपनी सेना के लिए, मतलब भारतीय सेना के लिए उसके पद, मतलब उसके एक तरीके से जिस पद पर वो था उसकी अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभाने के तौर पर उसको सिंगापुर ने क्या दिया, मेधावी सेवा क्या किया, पदक क्या किया, प्रदान किया। और ये इनका मेधावी सेवा पदक है क्या चीज़, ये देखिए क्या है, ये है सिंगापुर का के प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार। कौन सा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार है जो सिंगापुर का, जिसमें से मेधावी सेवा पदक है, जिसके तहत ये अपनी भारतीय सेना के पूर्व नौसैनिक प्रमुख को क्या किया गया, दिया गया, उनकी सेवा के पदक के रूप में, मतलब उनकी सेवा को देखते हुए। और इसके साथ ही ये दिया किसने, ये दिया वहाँ की सितंबर में दिया गया, सितंबर 2022 में वहाँ की राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा वहाँ के दिया गया। तो कितने सम्माननीय बात है इनके लिए। और ये किसने दिया, कौन से राष्ट्रपति इनकी, हिलीमा याकूब द्वारा क्या किया गया, इस पुरस्कार को भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख को दिया गया। इसलिए बताते हैं कि आप लोगों को क्या हो, इस चीज़ से याद हो, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब आप लोगों को समझ में आए कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से अगर आपके पेपर में आती है तो एक बार में ही उसको कर दो, ठीक है। और इसके साथ ही दूसरा पॉइंट, ये पुरस्कार दिया क्यों गया, ये पुरस्कार दिया गया दोनों राष्ट्रों के बीच मजबूत और ये इसलिए दिया गया कि दोनों राष्ट्रों के बीच क्या हो, मजबूत संबंध रहें
और क्या हो ये लंबे समय तक इन संबंधों का ये संबंध चले। ठीक है, क्या रहे, दोनों राष्ट्रों के बीच मजबूत रहे और लंबे समय तक इन संबंधों को बनाए रखे गए और पूरे राष्ट्र में मतलब पूरे दोनों राष्ट्रों में क्या हो, एक तरीके से एक अच्छी दोस्त यारी हो, मतलब यारी दोस्त यारी मतलब उस टाइप से नहीं, मतलब हर चीज़ में क्या उनकी साहब है, मतलब एक दूसरे के प्रति अच्छी तरह से हर तरह के व्यवहार के लिए वो तत्पर हो। मतलब कि अगर जैसे वो मुसीबत में है तो हम उनकी मदद कर सके और जैसे हम मुसीबत में तो वो हमारी मदद कर सके। इस तरह के क्या किया गया, इस तरह को बताया गया। ठीक है, कि हम इन दोनों देशों की क्या कर सकते हैं, एक तरीके से समर्पित कर सकते हैं एक दूसरे देशों को एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं है, ये वाला पॉइंट अपना क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है, एक पुस्तक लॉन्च हुई है, देखिए कौन सी, फॉर्जिंग मेटल। फॉर्जिंग मेटल किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई है नृपेंद्र राव एंड द पिनार। विमोचन मतलब इस शिल्प को लॉन्च किया गया, मतलब इस पुस्तक को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। फॉर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पन्नार स्टोरी बुक है ये, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये देखिए पूरी बात आपको बताते हैं। ये 12 सितंबर को क्या हुई, रिलीज होगी। कौन सी, 12 मतलब कि आज 2022 को रिलीज़ होगी ये बुक, क्या होगी, आज रिलीज़ होगी। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, सबसे बड़ी बात होती है कि किसी पुस्तक को किसी लेखक के द्वारा लिखी गई है तो उस लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। इसको लिखा गया पवन सिंह लाल। पवन सिंह लाल द्वारा क्या किया गया, इस पुस्तक को लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा, पवन सिंह लाल। ये हैं कौन, ये मुंबई के, ये मुंबई के पत्रकार और पत्रकार व लेखक हैं, तभी तो पुस्तक लिख पाएंगे। लेखक नहीं होते तो कौन लिखता, क्या दूसरा लिखता उनकी पुस्तक, बताइए, वही लिखते हैं ना। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई, ये पवन सिंह लाल द्वारा बम्बई के ये पत्रकार हैं और ये लेखक भी है। ठीक है, तो इनने क्या किया, इस पुस्तक को लिखा और इसी के रूप में इन्हें 2016 में, इसी के तौर पर इन्हें 2016 में, अभी इस पुस्तक के लिए नहीं और दूसरी पुस्तक के लिए 2016 में क्या किया गया, सिटी जर्नलिस्ट एक्सीलेंस कौन से, 2016 में सिटी जर्नलिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड मिला इन्हें। ठीक है, किसके लिए, जर्नल के लिए। ठीक है, मतलब इन्होंने दोनों चीज़ों में क्या किया, अपने आप को संतुलित किया कि हमने ये भी चीज़ की, पत्रकार भी हैं और ये लेखक भी हैं, और इन्होंने दोनों चीज़ में क्या किया, अपने आप को संतुलित किया।
ये इन्होंने पत्रकार के रूप में इन्होंने 2016 में सिटी जर्नलिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड क्या किया इन्हें मिला, और लेखक के रूप में इन्होंने एक पुस्तक को क्या किया, स्टोरी बुक को क्या किया, लॉन्च किया, जिससे आने वाले समय में शायद इनकी पुस्तक बहुत ज़्यादा उठे। ठीक है, देखिए ऐसे ही आप लोगों कभी भी दो चीज़ों को एक साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी दो चीज़ों को एक साथ लेके चलिए, मगर फोकस दोनों पे बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें साथ में लेके चलना होता है। अगर आप लोग नहीं लेके चलोगे तो वो छूट जाएंगी या आप पीछे हो जाएंगे, और लाइफ में फिर वो दोबारा नहीं मिलेंगी। इसलिए कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को आप लोग सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो उसको एक हद तक बहुत ठीक है, और हद से ज़्यादा अगर हो जाए हावी तो उस चीज़ को या तो छोड़ दो या पीछे हट जाओ। ठीक है, चाहे वो पढ़ाई हो, पढ़ाई में अगर ज़्यादा पढ़ोगे, मतलब पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन होगा, मगर अब दिन रात पढ़ाई ही में घुसे रहोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एक और आपके लिए एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए HPCL ने भारतीय नौसेना के साथ क्या किया, गठजोड़ किया। ठीक है, क्या किया, HPCL ने भारतीय नौसेना के साथ क्या किया, गठजोड़ किया। और ये क्यों किया, ये किया कारगिल में, किसमें, कारगिल में। कहाँ की, देखिए सबसे बड़ी बात है, कारगिल की बात आती है तो आप लोगों को इनका युद्ध नज़र आता है, मतलब भारतीय सेना की गौरव की बात नज़र आती है। तो वहीं के लिए कारगिल में CSR परियोजना के लिए, ठीक है, किसके लिए हाथ मिलाया इन्होंने, गठजोड़ किया कारगिल में CSR परियोजना के लिए। अब जो CSR परियोजना क्या है, देखिए ये भी आपको अभी बताते हैं। जिस परियोजना में ये है, कम विशेषाधिकार छात्रों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, कम विशेषाधिकार वाले छात्रों को क्या करना, प्रशिक्षित करना। इस चीज़ को विशेष करके क्या किया है, बताया गया है कि कम विशेषाधिकार, मतलब कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा अधिकार होते हैं। भारतीय सेना में होगी तो बहुत अधिकार होंगे, पुलिस में होगी तो उसके पास अधिकार होंगे, कहीं जॉब कर रहा है तो उसके पास भी अधिकार होंगे। मगर जो कुछ आदिवासी टाइप से जो वहाँ के लोग, वहाँ के जो निवासी हैं, उनके पास कुछ अधिकार, मतलब ज़्यादा खास अधिकार नहीं है। तो उन कम विशेष अधिकार छात्रों का करना, उनके बच्चों का करना, शिक्षित करना। और इसको, इन बच्चों को किसके तहत जोड़ना, इनको जोड़ना कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स के रूप में। कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स के रूप में क्या करना, इन लोगों को जोड़ना, मतलब इन बच्चों को क्या करना, इसके तहत जोड़ना। इसके तहत कितने बच्चे लिए जाएंगे ये भी आप, अब ऐसा तो है नहीं है पूरे कारगिल के बच्चों, जो वहाँ के जो होनहार, मतलब जो किसके पास कम विशेष अधिकार, मतलब जिसके पास कम है। ठीक है, इसमें 50 छात्रों को चुना जाएगा। ठीक है, 50 छात्रों को चुना जाएगा और राष्ट्रीय स्तर तक
ठीक है, 50 छात्रों को चुना जाने राष्ट्रीय स्तर तक। ये भी शुरुआत है, धीरे धीरे इसमें 50 से 60 भी होंगे, 100 भी होंगे। ठीक है, स्तर तक इंजीनियरिंग प्लस मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करना। मतलब कि जो 50 छात्रों को कारगिल इग्नाइटेड माइंड के तहत जोड़ा जाएगा, उनको इस राष्ट्रीय स्तर तक इंजीनियरिंग प्लस मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए क्या करना, पहले से ही तैयार करना कि आप लोग इन परीक्षाओं के लिए हम आपको तैयार करते हैं और आपके माइंड्स को क्या करते हैं, इतना डेवलप कर देंगे कि आप इन परीक्षाओं को आसानी से क्या कर सको, क्रैक कर सको और अपनी एक जॉब के तहत अपने फैमिली को क्या कर सको, सपोर्ट कर सको। ठीक है, इसका बस यही और मतलब है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए आरबीआई ने क्या किया, 3 संस्थाओं पर बहुत कस के क्या लगाया, उनको फटकार लगाई, उन पर जुर्माना लगाया। ठीक है, जिसमें 2 संस्थाओं को आपको जिक्र किया जाएगा, तीसरी संस्था के बारे में आपको नहीं बताया कि उसका कोई वो महत्व नहीं है, फिर भी आपको बता देंगे। गैर अनुपालन के लिए आरबीआई ने 3 संस्था पर क्या लगाया, जुर्माना लगाया। क्या, गैर अनुपालन। गैर अनुपालन आप लोगों को हर बार वीडियो में बताया जाता है। गैर अनुपालन का मतलब क्या है, गैर अनुपालन का मतलब केवाईसी मापदंडों का पालन ना करने की स्थिति में आरबीआई ने 3 संस्थाओं पर क्या लगाया, जुर्माना लगाया। कौन से, केवाईसी मानदंडों का ठीक है, केवाईसी की मानदंडों का पालन ना करने की स्थिति में क्या कर दिया गया, इन पर जुर्माना लगाया गया। किन पर जुर्माना लगाया गया, 3 संस्थाओं पर या 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया। ये कौन कौन से बैंक हैं ये भी आपको बता देते। पहला बैंक का नाम है इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया। इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया पर कितने, 36 लाख का बैंक की क्षमता के अनुसार ही उन पर वो लगाया गया। ठीक है, और ये कहते हैं होता व्यूरी बैंक पर कितने का लगाया गया, इस पे लगाया गया 59.10 लाख। और एक बैंक का क्या किया गया, इनके द्वारा सही रूप से उसका विवरण ना करने की स्थिति में आपको नहीं बताया गया। मगर आपको ये 2 बैंक इतने इंपॉर्टेंट थे कि जिनके बारे में आपको बताना था। उस पर थोड़ा नहीं कम लगा, उस पर जुर्माना 8-10 लाख का, तो इसलिए उस पर ज़्यादा वो विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मगर इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया पर ठीक है कितना, 36 लाख का। और व्यूरी बैंक पर कितने, 59 मतलब 59 लाख का क्या लगाया गया, जुर्माना लगाया। 59 लाख रुपए का क्या लगाया गया, जुर्माना लगाएगा। और इस पर इनको बताया गया, इनको हिदायत दी गई कि अगर इस प्रकार की लापरवाही दोबारा हुई तो हम आप पर इससे भी ज़्यादा क्या करेंगे, आप पर जुर्माना लगा देंगे।
ठीक है, ये वाला ही पॉइंट अपना खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल, क्या, इंटरनेशनल डेयरी फार्मेसी, सॉरी डेयरी फेडरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिति का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। किसका, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिति का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। इस चीज़ को बताया गया कि इस चीज़ का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, क्यों किया गया और किसके द्वारा। इसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा, पीएम मोदी द्वारा क्या किया गया, इस इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिति का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। इसके तहत इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन इंडिया एक्सपो, इंडिया एक्सपो 70 एंड मार्ट, 70 एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा, ठीक है। कहाँ पे क्या गया, इंडिया एक्सपोर्ट सेंट्रेट एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया। इस उद्घाटन का आयोजन किया गया। इसमें इसके तहत 4 देशों को, ठीक है, इस उद्घाटन के तहत इसमें 4 देशों, 4 दिन का, सॉरी 4 दिन में 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है, ठीक है। कितने, इसमें बताया गया कि 4 दिन में 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों की भाग लेने की उम्मीद है इस इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिति में, ठीक है, समिट में, ठीक है। उसका उद्घाटन किया गया पीएम मोदी द्वारा। और कहाँ किया गया, नोएडा में। कहाँ पे, इंडियन एक्सपोर्ट सेंटर एंड मार्ट इन ग्रेटर नोएडा, जो कि ये यहाँ पे कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है यूपी और दिल्ली की सीमा से पहले, मतलब ये पड़ता है यूपी में, दिल्ली की भी सीमा इसमें क्या होती है, कुछ हद तक लगती है, हरियाणा की भी सीमा लगती है, ठीक है, और शायद राजस्थान की भी सीमा लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 3 राज्यों की सीमा क्या होती है, लगती है, उत्तराखंड की भी सीमा लगती है इससे, ठीक है। और इसके साथ ही अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पीएम मोदी ने क्या किया, एक और अच्छी परियोजना ने क्या किया, शुरुआत की, जिसके लिए भारत बहुत टाइम से क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, ठीक है। इस समिति का क्या नाम है, पीएम मोदी ने
चीता, चीते को क्या कहते हैं? टाइगर। चीता पुनरूप उत्पादन। पीएम मोदी ने चीता पुनरूप उत्पादन परियोजना क्या किया? शुभारंभ किया। शुभारंभ किया, ठीक है। इन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे? पुनरूप उत्पादन परियोजना के तहत जो चीता होंगे उनका क्या करेंगे? पुनर्विकास करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को विशेष करके बताया गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? इसके अंतर्गत आएगा कि इन्होंने 10 सितंबर को ये कहाँ पे आयोजित किया था? भुवनेश्वर में आयोजित किया था। कहाँ पे? 10 सितंबर को भुवनेश्वर में आयोजित किया था, ठीक है। इस चीज़ का आयोजन कब किया था? 10 सितंबर को इस चीज़ का आयोजन किया था। और ये कहाँ पे खुलासा हुआ इस चीज़ का? इसका खुलासा हुआ राष्ट्रीय, मतलब इसका डायरेक्ट संबोधन ना करते हुए किसी और राष्ट्रीय सम्मेलन में। राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन में क्या किया गया? इस चीज़ को बताया गया कि हम क्या करेंगे? चीता पुनरूप उत्पादन का क्या करेंगे? परियोजना को दोबारा से शुरू करेंगे। और चीता कहाँ से लाए जाएंगे? चीता लाए जाएंगे, आपको देखिए पूरी चीज़ आपको एक उसमें मिल जाता है। चीता लाए जाएंगे नामीबिया से क्या किया जाएंगे? चीता को लाया जाएगा। और ये इस चीज़ को बताया गया कि 1950 के बाद, कब से? 1950 के बाद से चीता नहीं देखा गया। कब से? 1950 के बाद से चीता को बिल्कुल भी भारत में देखा नहीं गया, जिसके बाद इसे नामीबिया से लेके आएंगे और इसको पुनरूप से उत्थान करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इतना सब कुछ करते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और चैनल को बने रहिए। आप लोगों के लिए और भी अच्छे इसमें वीडियो आएंगे।